नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम DSSB द्वारा PGT हिंदी का जो एग्ज़ाम अभी कराया गया है 3 जुलाई और 4 जुलाई को, उसकी आंसर की देखेंगे किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। PGT हिंदी के सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर में कुल 200 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न 1 अंक के लिए रहेंगे। बहुवैकल्पिक प्रश्न होते हैं और साथ में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। आइए बिना देरी किए हुए पेपर देखते हैं किस तरह का पेपर इस बार DSSB में आया है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर में सबसे पहला ही प्रश्न पूछा गया है, हिंदी भाषा की लिपि भारतीय संविधान में किसे स्वीकार किया गया है। हम सभी जानते हैं हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है और ये बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, क्योंकि 200 अंक के जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें हर तरह का प्रश्न आपको मिल जाएगा। आसान भी होंगे, मीडियम भी होंगे और कुछ मुश्किल प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। तो पेपर का पैटर्न इसी तरीके से रखा जाता है कि हर तरह के प्रश्नों को उसमें मिला दिया जाता है। मीराबाई को किसकी शिष्या कहा जाता है? मीराबाई को रैदास की शिष्या कहा जाता है। रविदास भी है इनका नाम, रैदास भी कहते हैं और ये उनके गुरु थे। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी थी? ग्राम जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी थी। ये DSSB द्वारा जारी की गई आंसर की है, इसलिए साथ साथ आप उत्तर भी देख सकते हैं। यह पंक्ति किस कवि की प्रशस्ति में कही गई है? चाह के रंग में भीजो हियो, बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने। घनानंद की प्रशस्ति में ये कही गई है। चौथा विकल्प सही है। राम कैसो जस अध उरद गगन है, किसकी पंक्ति है? सेनापति जी की पंक्ति है। कौन सी रचना जायसी की नहीं है? कहरानामा, अखरावट, चित्ररेखा ये सभी जायसी की रचनाएं हैं। छिताई वार्ता उनकी रचना नहीं है, ये नारायण दास की रचना है। रामायण में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? रामायण में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। वाल्मीकि जी द्वारा ये संस्कृत में लिखी गई है। भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? भारतेंदु ग्रंथावली। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया? हिंदवी। हिंदवी अमीर खुसरो ने सबसे पहले हिंदी के लिए प्रयोग किया। विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की? मैथिली भाषा में। विद्यापति की पदावली बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो कि मैथिली भाषा में लिखी गई हैं। कौन सा एक उपन्यास पूरी तरह किसान जीवन पर केंद्रित है? प्रेमाश्रय। प्रेमाश्रय पूरी तरह से किसान के जीवन पर आधारित उपन्यास है। पहला विकल्प सही है। चोटी की पकड़ की विधा क्या है? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का उपन्यास है। उपन्यास विधा में लिखा गया है। तीसरा विकल्प सही है। भाव विलास किसकी रचना है? देव कवि की रचना है भाव विलास। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन थे? मदन मोहन मालवीय। प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? रसखान जी की रचना है प्रेम वाटिका। हिंदी का पहला नाटक किसे माना जाता है? आनंद रघुनंदन को हिंदी का पहला नाटक माना जाता है और इसके लेखक हैं रीवा नरेश महाराज विश्वनाथ सिंह। विश्वनाथ सिंह जी का ये नाटक है। उसने कहा था कहानी किस वर्ष सरस्वती पत्रिका में छपी? 1915 ईस्वी में। और ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। इसमें निस्वार्थ प्रेम और बलिदान को दिखाया गया है। लहना सिंह इसके प्रमुख पात्र हैं। आप इसे पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छी कहानी है। सितारे हिंद किसकी उपाधि थी? राजा शिव प्रसाद को सितारे हिंद की उपाधि दी गई थी। दूसरा विकल्प सही है। शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन है? सारंगधर। चौथा विकल्प सही है। भारत भारती के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है भारत भारती। हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब हुई? 1910 ईस्वी में। निम्नलिखित नाटकों में से कौन सा नाटक भारतेंदु जी द्वारा लिखित नहीं है? अंधेर नगरी, नील देवी, भारत दूरदर्शा ये सभी उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। भारत सौभाग्य उनकी रचना नहीं है। भारत सौभाग्य नाटक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी की रचना है। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी का लेखक कौन है? कमलेश्वर जी की व्यंग्य कहानी है। इसे आप 10वीं कक्षा की NCERT पाठ्यपुस्तक में भी पढ़ सकते हैं। कबीरदास की भाषा कैसी थी? सदुक्कड़ी भाषा थी। अनेक भाषाओं के शब्दों को मिलाकर उनकी भाषा सदुक्कड़ी बनी थी। रामचरितमानस में कितने कांड या अध्याय हैं? कुल 7 कांड हैं। आप इनको याद भी कर सकते हैं। सबसे पहले है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और फिर उत्तर कांड। इस तरह से पूरी जो कहानी है वो जैसे जैसे आगे बढ़ती है उनको 7 अध्याय या कांड में बांटा गया है। आप इनको याद भी कर सकते हैं। सुदामाचरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? नरोत्तम दास जी की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, जिसको आप 8वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तक में भी पढ़ सकते हैं। वहां पर कुछ पद दिए गए हैं। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। ये उक्ति, ये दोहा कबीरदास जी का है, बहुत ही प्रसिद्ध है, आपने जरूर सुना होगा। केशवदास कवि होने के साथ साथ आचार्य भी थे। पहला विकल्प सही है।
इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ का रचयिता कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। विष्णु प्रभाकर के रसोई घर में प्रजातंत्र नामक एकांकी में क्या है? व्यंग एकांकी है ये रसोई घर में प्रजातंत्र। केशवदास ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा, उसका नाम क्या था? विज्ञान गीता। केशवदास जी की रसिक प्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, लेकिन उन्होंने एक आध्यात्मिक ग्रंथ भी लिखा है जिसका नाम है विज्ञान गीता। गिरती दीवारें किसका उपन्यास है? उपेंद्र नाथ अश्क का उपन्यास है। रामचंद्रिका की रचना किसने की? केशवदास ने की। हरिवंश राय बच्चन की रचना क्या भूलूं क्या याद करूं किस कोटि के अंतर्गत आती? यह उनकी आत्मकथा है। उनकी आत्मकथा कुल 4 खंडों में उन्होंने लिखी है। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में, नीड का निर्माण फिर 1970 में, बसेरे से दूर 1977 में, 10 द्वार से सोपान तक 1985 में। 4 भागों में इन्होंने अपनी आत्मकथा को लिखा है। निम्न में से कौन सा सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है? प्रभावती, निरूपमा, अलका ये उनके उपन्यास है। पूर्ण प्रकाश उनका उपन्यास नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने इसको लिखा है। दूसरा विकल्प सही है। कुलेरी जी की उसने कहा था कहानी का सार क्या है? निस्वार्थ बलिदान दिखाया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण उनकी कहानी है, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। निस्वार्थ बलिदान। छायावाद के 4 स्तंभों में निम्न में से कौन एक नहीं है? छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। अज्ञेय जी 4 स्तंभ में नहीं आते हैं। पहला विकल्प सही है। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही विलोम शब्द है? आगामी यानी आने वाला, भविष्य में आने वाला, और गत यानी कि बीता हुआ। दूसरा विकल्प सही है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ वाला विकल्प है। अभय, उभय। अभय होता है निडर और उभय होता है दोनों। दूसरा विकल्प सही है। अभी सुनबे गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है और ये कुकुरमुत्ता कविता से लिया गया है जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। आप देख रहे हैं प्रश्न संख्या 1 से 20 तक जाती है, फिर 1 से शुरू होती है, यानी कि 20-20 अंक के आपको खंड दिए जाते हैं। आपको पूरा प्रश्न पत्र 1 संख्या से लेके 200 संख्या तक नहीं मिलेगा क्योंकि ये ऑनलाइन परीक्षाएं हैं। जब आप एक खंड को पूरा सबमिट कर देते हैं उसके बाद आपका दूसरा खंड शुरू होता है ऑनलाइन परीक्षाओं में। तो इस तरीके से एक खंड में कुल 20 प्रश्न दिए गए हैं। फिर से हम प्रश्न संख्या 1 देख सकते हैं क्योंकि ये दूसरा खंड शुरू हो गया है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद का सही विकल्प है। रामलीला का मंचन वहां हो रहा है। कहाँ हो रहा है? वहां हो रहा है। किसी स्थान के बारे में जानकारी है, स्थान से संबंधित यहाँ पर विशेषता बताई गई है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। आप सभी जानते हैं क्रिया विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। रीतिवाचक जो क्रिया के तरीके के ऊपर निर्भर करता है, परिमाणवाचक क्रिया कितनी मात्रा में हो रही है, उसके बाद कालवाचक किस समय में हो रही है, और स्थानवाचक किस स्थान से संबंधित विशेषता बताई जा रही है। तीसरा विकल्प सही है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। समूहवाचक संज्ञा भीड़, भीड़ यहाँ पर समूह को दर्शा रहा है। दूसरा विकल्प सही है। भारत यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, विशेष नाम है। वृक्ष और दाल यहाँ पर पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, तो जातिवाचक संज्ञा है। भीड़ यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा होगा। हिंदी में पद कितने प्रकार के होते हैं? जब शब्दों को हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं, वाक्य के नियम में बांध देते हैं, तो वो पद कहलाते हैं। और 10वीं कक्षा में पद परिचय भी आपसे पूछा जाता है। तो पद मुख्य रूप से हम कह सकते हैं 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद, क्रियापद और अव्यय पद। इस तरीके से हम इनका पद परिचय देते हैं। तो 5 हमारा उत्तर सही है। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही विलोम शब्द है? उपकार, अपकार। आसान है, चौथा विकल्प सही है। हमने देखा वैसे तो हिंदी साहित्य से संबंधित ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर में, लेकिन फिर भी बीच बीच में सामान्य हिंदी व्याकरण से भी कुछ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। आगे है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही क्रिया के भेद का विकल्प हो। हम कुली से बोझ उठवाते हैं। यहाँ पर स्वयं कार्य ना करके दूसरों से कार्य करने की प्रेरणा दी जा रही है, तो इस प्रकार के क्रिया भेद को हम प्रेरणार्थक कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किया गया है। उठवाते हैं, दूसरों को प्रेरणा देकर कार्य करवाते हैं। दिए गए वाक्य के अनुसार सही संज्ञा पदबंध का विकल्प हो। 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए। तो यहाँ पर संज्ञा पदबंध के बारे में पूछा गया है। 4 ताकतवर मजदूर, ये क्या है? किन्हीं विशेष व्यक्तियों की तरफ इशारा किया जा रहा है। व्यक्तियों के नाम के स्थान पर प्रयोग किया गया है। 4 ताकतवर मजदूर, तो ये संज्ञा पदबंध है। चौथा विकल्प सही है।
निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो जातिवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। जातिवाचक संज्ञा हमें बतानी है रामायण, परिवार, तेल, ये सभी जातिवाचक संज्ञा में नहीं आएंगे। फूल, यहाँ पर फूल जाति का बोध करा रहा है। रामायण यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। परिवार यहाँ पर कुछ व्यक्तियों के समूह का बोध करा रहा है, इसलिए समूहवाचक संज्ञा है। और तेल यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा है। फूल यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। आगे है पालनहार शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पालन, धन, हार, हार यहाँ पर क्या है? प्रत्यय है। दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प है ज्वालामुखियों की, और ब्रैकेट के अंदर दिया गया है भीतरी सतह ज्यादा गर्म होती है। यहाँ पर संबंध दिखाया जा रहा है। जब किसी विशेषण शब्द का प्रयोग कर कर दो वस्तुओं के बीच में संबंध दिखाया जाता है, व्यक्तियों के बीच में संबंध दिखाया जाता है, तो वहाँ पर संबंधवाचक विशेषण होगा। तो यहाँ पर चौथा विकल्प सही है। भीतरी जो शब्द है वो यहाँ पर ज्वालामुखियों की और सतह के बीच में संबंध दिखा रहा है कि वो बहुत ही गर्म है। चौथा विकल्प सही है। वैसे मुख्य रूप से हम विशेषण के 4 भेद ही मानते हैं, लेकिन जब ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं तो फिर हम स्पेसिफिक यहाँ पर कह सकते हैं कि संबंध को दिखाया जा रहा है। छोटी कक्षाओं में व्याकरण के अंतर्गत हमने 4 भेद ही पढ़े हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण के आगे 2 और भेद हो जाते हैं, निश्चित और अनिश्चित। परिमाणवाचक विशेषण, इसके भी आगे 2 और भेद हो जाते हैं, निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण। और उसके बाद सार्वनामिक विशेषण। लेकिन जब बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं तो संख्या संबंधी, संबंध संबंधी जिस तरह की विशेषता बताई जाती है, तो यहाँ पर जो हमारा उदाहरण दिया गया है, भीतरी शब्द संबंधवाचक विशेषण का काम कर रहा है। दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प है। ये भी उसी प्रकार का प्रश्न है। वह ब्रैकेट में दिया गया है आदमी अच्छे से काम करना जानता है। तो वह वैसे तो सर्वनाम है, लेकिन ये विशेषता बता रहा है आदमी की, इसलिए क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण। दिए गए समस्त पद के सही द्विगु समास का विकल्प है। द्विगु समास हमें बताना है नवग्रह। नवग्रह का विग्रह कैसे होगा? 9 ग्रहों का समूह। पहला विकल्प सही है। जहां पर पहला पद संख्यावाची होता है और समूह या समाहार के रूप में हम विग्रह करते हैं, वहां द्विगु समास होता है। आगे है वाक्य के अनुसार सही सर्वनाम पदबंध का विकल्प है। बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने बालक को डूबने से बचा लिया। बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने यानी किसी विशेष व्यक्ति के स्थान पर हम ये प्रयोग कर रहे हैं, आपने, तो ये हमारा सर्वनाम पदबंध होगा। बिजली से फुर्ती ये विशेषता बता रहा है, विशेषण पदबंध होगा। बालक को, बालक यहाँ पर संज्ञा पदबंध है, और डूबने से बचा लिया यहाँ पर क्रिया पदबंध है। तो सही विकल्प क्या है? बिजली से फुर्ती दिखाकर आपने विशेष रूप से सर्वनाम पदबंध का कार्य कर रहा है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। नहीं है हमें बताना है, ध्यान से पढ़ना है। अमीरी का भाव होता है, क्रोध का भाव होता है, सच्चाई का भाव होता है, ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। कातर यहाँ पर विशेषण है, किसी के गुण को बताने के लिए हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो चौथा विकल्प सही है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थ वाला विकल्प है। करकट, करकट, करकट होता है कूड़ा और करकट होता है केकड़ा। करकट यहाँ पर तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप होगा केकड़ा। तीसरा विकल्प सही है। कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द नहीं है? नहीं है हमें बताना है। अम्बू, अम्बू पानी होता है, पानी को हम क्षीर भी कहते हैं, सलील भी कहते हैं, वारी भी कहते हैं। फलक, फलक यहाँ पर सही विकल्प होगा जो कि अम्बू का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फलक आसमान को कहते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मित्रता का भाव होता है, भ्रातृत्व का भाव होता है, शैतानी का भाव होता है, लेकिन शीतल, शीतल यहाँ पर फिर से विशेषण है। तीसरा विकल्प सही है। आप देख रहे हैं सामान्य हिंदी व्याकरण से भी बीच बीच में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दिए गए वाक्य के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प हमें बताना है। यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी है। यह और वह को ब्रैकेट में लिखा गया है, तो यह और वह एक दूसरे की किताब के साथ संबंध दिखा रहे हैं कि यह मेरी किताब है और वह तुम्हारी है, तो संबंधवाचक सर्वनाम है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए शब्द के सही अनेकार्थी रूप वाला विकल्प नहीं है। नहीं है पे ध्यान देना है, जो है उनके साथ नहीं जाना। क्षेत्र, क्षेत्र को हम खेत भी कहते हैं, क्षेत्र हमारा देह भी होता है, क्षेत्र हमारा तीर्थ भी होता है, लेकिन क्षेत्र बाग नहीं होता है। निम्न विकल्पों में से हमें उस विकल्प का चयन करना है जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। कटौती, सपोला, बैठा, इन सभी में प्रत्यय लगा है, लेकिन तिरोभाव में यहाँ पर प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। दिए गए वाक्य में कोष्टक में दिए गए पदों का परिचय वाला विकल्प चुनिए।
यह उसकी वही कार है जिसे कोई चुरा कर ले गया था। जिसे का पद परिचय हमें देना है, तो जिसे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है जो कि उस कार के साथ संबंध दिखा रहा है। ये वही कार है जिसे, वही है जिसे कोई चुरा कर ले गया था। संबंधवाचक सर्वनाम है, ये इसका पद का सही विकल्प है। पद परिचय 10वीं कक्षा में दिया गया है और हम सभी यही मानकर चलते हैं कि जो भी भावी शिक्षक होने वाले हैं, जो इन परीक्षाओं को दे रहे हैं और साथ में उनका सिलेक्शन होगा तो बच्चों को पढ़ाएंगे। तो हमें विशेष रूप से 9th, 10th, 11th, 12th इन सभी की NCERT बुक्स को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जो PGT की परीक्षाएं देने वाला है वो 11वीं 12वीं परीक्षाओं को तो पढ़ाने ही वाला है। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे प्रश्न आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, NCERT की पाठ्य पुस्तक है जो बच्चों को पढ़ाने के लिए लगाई गई है, उन्हीं से भी पूछे गए हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने कुल 60 प्रश्नों को देखा है। वैसे तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर में कुल आपको 200 प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन एक ही वीडियो में सभी के ऊपर बातचीत करना, चर्चा करना संभव नहीं है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और बोरिंग भी लगता है। अगले वीडियो में बाकी के जो प्रश्न हैं उनका अभ्यास करेंगे। 2 या 3 आपके भाग बनेंगे, 2 या 3 पार्ट में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। आशा करती हूँ आपकी कुछ मदद हुई होगी। साथ में TGT हिंदी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो भी इन प्रश्नों को देख सकते हैं। दिमाग में एक रूपरेखा तैयार कर सकते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी साहित्य जगत में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो TGT में भी आते हैं, PGT में भी आते हैं, बस थोड़ा सा लेवल ऊपर नीचे हो जाता है। और साथ में अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को हल किया है तो आपने देखा होगा बहुत सारे प्रश्न तो वैसे के वैसे पिछले सालों से इस साल भी आए हैं, रिपीट हुए हैं। इसीलिए बार बार अगर हम अभ्यास कर लेते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स का और बहुत सारे प्रैक्टिस सेट का अभ्यास कर लेते हैं तो परीक्षा में हमें कॉन्फिडेंस भी रहता है और हमारे ज़्यादातर सवाल सही होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के दूसरे भाग के साथ। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बातचीत करेंगे, देखेंगे किस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर अभ्यास करते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।